वुड बर्थ में हमारा बर्थ आ रहा है। बर्थ माने होता है हमारा जन्म। बर्थ माने क्या होता है हमारा जन्म। ये तो जन्म कोई किसी बच्चे का होता तो नया होता है, तभी तो जन्म होता है। तो जन्म से हम याद कर सकते हैं नवीन नया जन्म को नवीन जन्म से हम मिला के कर सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, नवीन अगर कहीं पे भी आए, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन ही अधिगम किसने कहा है, तो हम सीधे वुड बर्थ पे चले जाएंगे। बर्थ नवीन, जो मैंने भी इसी तरीके से याद किया है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, इसीलिए मैं आपको जो मेरी कुछ समझ है, मैं आपको उस अपनी समझ के माध्यम से आपको जोड़ना चाहूँगा, जो मैंने समझा जिस तरीके से। ठीक है, हंसी में पढ़ेंगे अपने लोग, सारी परिभाषाएं सीख जाएंगे। चलिए आगे शुरू करते हैं। गिलफोर्ट, ये तो बहुत ही फ़नी कॉन्सेप्ट होगा हमारा याद करने का, और शायद नहीं भूलेंगे आप कभी भी। पहले हम इनकी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। गिलफोर्ट ने कहा है, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। यानी व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, हमारा अधिगम। इन्होंने ये कहा है। अगर कहीं व्यवहार में परिवर्तन, देखो सबसे जल्दी आता है गिलफोर्ट। गिलफोर्ट्स को क्या किससे याद करेंगे हम, गिल्ली डंडा से। किससे, गिल्ली डंडा खेलते हैं ना हम, बचपन में बहुत खेला था। हम खेलने को मिल जाए अभी भी खेल लेंगे, लेकिन समय नहीं मिल पाता है। तो चलिए, गिलफोर्ट होता है हमारा, गिल्ली डंडा से हमने कर दिया। अब देखो, अगर कोई भी बच्चा गिल्ली डंडा खेलते हुए मिल जाए तो हमारा बहुत मन करेगा खेलने का, है ना। तो हमारा भी क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा और हम भी क्या, गिल्ली डंडा खेलने लगेंगे। ठीक है, व्यवहार में क्या आ जाएगा, हमारे परिवर्तन। क्योंकि अभी तो हमें समय नहीं मिल पाता, इसलिए हम नहीं खेल पाते हैं। लेकिन अगर हमें समय मिल गया, किसी को गिल्ली डंडा खेलते हुए देख लिया हमने, और उसने हमसे कह दिया कि आ जाओ यार गिल्ली डंडा खेलते हैं, तो हम तुरंत चले जाएंगे, है ना। हम बिल्कुल निसंकोच हो के अपना परिवर्तन कर लेंगे। कहीं पे जा रहे होंगे तो यार क्या यार आज एक गेम खेल लेते हैं, है ना। तो ये गिलफोर्ट का हम याद रखेंगे, व्यवहार द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यानी व्यवहार परिवर्तन हो जाता है गिल्ली डंडा ही देख के। चलिए अब देखो, स्किनर का कैसे याद रखेंगे। ये प्रमुख परिभाषाएं ही हैं जो अधिकतर हमारे सी टेट, सुपर टेट और भी यूपी टेट हैं, और भी राज्य के टेट परीक्षाएं हैं, उनमें ये आती हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्किनर का सिद्धांत, हमारा स्किनर के सिद्धांत में क्या बताया है, स्किनर के सिद्धांत में बताया है इन्होंने, स्किनर ने बताया है, सॉरी, स्किनर ने अपनी परिभाषा में यह बताया है कि जो अधिगम है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। अधिगम क्या है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। तो स्किनर को कैसे हम याद रखेंगे, स्किनर का हम, हमारी ये स्किन होती है हमारी बॉडी पे, स्किन ही तो होती है, जो ये खाल होती है इसको स्किन बोलते हैं, है ना। तो स्किन हमारे क्या है, हमारे शरीर में सबसे ऊपरी परत है हमारी, है ना, ऊपरी परत है। ऊपरी परत से हम याद रखेंगे उत्तरोत्तर, यानी उत्तरोत्तर सबसे ऊपर, वो हमारी स्किन से रिलेट कर लेंगे अपना उत्तरोत्तर में। ठीक है, स्किन हमारी सबसे ऊपर की शरीर की एक संरचना है, जिसको हम उत्तर से या ऊपरी से इसको रिलेट करेंगे। आप अपने मन में किसी भी तरीके से, मैंने तो इसी तरीके से याद किया हुआ है। स्किन का अगर सिद्धांत, स्किन की अगर परिभाषा पूछी जाए कि व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया किसने कहा है, तो मैं तुरंत लगा दूंगा स्किनर। स्किन, स्किनर, उत्तर, उत्तरोत्तर। ठीक है, इस तरीके से हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब ये भी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है हमारा, गेट्स व अन्य। ये हमारे एक मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या कहा है, अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन
या उन्नयन अधिगम है। क्या कहा इन्होंने? अनुभव तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन उन्नयन अधिगम है। अब ये क्या होता है, कैसे याद करेंगे? आप देखो, आपको मैं बताऊं, हमारा जो गेट है, हमारा दरवाज़ा है, हमारे घर के गेट पे अनुभवी और प्रशिक्षित लोग बैठेंगे तो फिर हम अच्छे व्यक्ति बनेंगे, राष्ट्र की उन्नति में सहायक होंगे। तो इसीलिए हमारे गेट पे कैसे लोग आने चाहिए? अनुभवी लोग आने चाहिए, प्रशिक्षित लोग आने चाहिए। अगर कोई अनुभवी या प्रशिक्षित नहीं आता है तो ऐसा नहीं है मार के भगा देंगे, अच्छी तरीके से अच्छा व्यवहार करेंगे हम उनके साथ, किस लिए आए हैं वो पूछेंगे। तो गेट्स व अन्य का किस तरीके से याद रखेंगे? हमारे गेट पे अनुभवी और प्रशिक्षित लोग आएंगे जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होगा, यही हमारा अधिगम कहलाएगा। तो गेट्स का तो बहुत सरल हो गया, हमारा अनुभवी और प्रशिक्षित लोग हमारे गेट के सामने बैठते हैं, हमारे गेट पे आते हैं, जिससे हमारा भी व्यवहार अच्छा होता है। चलिए आगे आते हैं, हमारे क्रो एंड क्रो, काँव काँव महोदय आते हैं, सॉरी है ना, किसी की हंसी नहीं मनानी चाहिए, लेकिन फनी तरीके से याद करेंगे। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। अब क्रो क्या होता है? क्रो की एक आदत होती है। आदत किसकी होती है? कौवे की। क्या? काँव काँव करना। काँव काँव याद करने से क्या है? काँव काँव, क्रो एंड क्रो को किससे रिलेट करेंगे? आदत से। क्रो एंड क्रो को हम आदत से रिलेट करेंगे। क्रो एंड क्रो आदत, यानी आदत, ज्ञान और वृत्तियों का अर्जन ही अधिगम किसने कहा है? हमारा क्रो एंड क्रो ने कहा है। ये भी मेरे ख्याल से याद करने में आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। आप केवल अपने मन में कॉन्सेप्ट आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। यह मेरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने बनाया है, आप भी अपने तरीके से किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। अब हमारे आते हैं कल्ट लेवल। ये भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, पहले इनका सुन लेते हैं, इन्होंने क्या कहा है? वातावरण का संगठन अधिगम है। वातावरण का संगठन अधिगम है, ठीक है। कल्ट लेवल ने कहा है वातावरण का संगठन अधिगम है। अभी इसको कैसे हम रिलेट करेंगे अपने ट्रिक के माध्यम में? लेवल, लेवल से क्या याद रखेंगे हम? लेवल से याद रखेंगे हम लेवल। लेवल क्या होता है? समानांतर, पैरेलल। जो लेवल में कहते हैं कि इसको लेवल में करो, मिट्टी को कहते हैं ये थोड़ी ऊपर नीचे है मिट्टी, इसको लेवल में करो। तो उसी तरीके से हम वातावरण में हमारे क्या होता है, हमारे वातावरण में क्या क्या चीज़ आती है? हमारे जो चारों तरफ हमें दिख रही है, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, मिट्टी, घास, कोई भी चीज़ है, ये सब हमारे वातावरण के अंतर्गत ही आते हैं। कल्ट लेवल इसी को ही, हाँ, इसको ही हम लेवल। अब मिट्टी भी आती है वही वातावरण में, है ना। मिट्टी को क्या करेंगे हम? लेवल में करेंगे, यानी बराबर कर रहे हैं हम, ठीक है। अब लेवल कर रहे हैं किसमें? वातावरण। मैंने तो याद कर लिया है, अब आप देखें किस तरीके से याद करेंगे। लेवल का जो मैंने कॉन्सेप्ट है वो वातावरण से जोड़ लिया है। लेवल में मिट्टी होती है, सॉरी, वातावरण में हमारे मिट्टी होती है। मिट्टी को हम लेवल बना के रखते हैं, लेवल में रखते हैं खेत में काम करते समय, तभी हमारी फसल अच्छी तरीके से उपजाऊ होती है। छिड़काव विधि सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है हमारी, है ना, फसलों के लिए। अब देखो आते हैं हमारे पावलाव महोदय। पावलाव महोदय थे, इन्होंने अपना सिद्धांत, मैंने पिछले अपने सिद्धांत में बताया था, जो इन्होंने अपना अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, है ना, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये जो है पावलाव महोदय का है। पावलाव महोदय ने को अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत से मैंने जोड़ा है,
क्योंकि उनका सिद्धांत ही यही कहता है, सिद्धांत का नाम ही यही है अनुकूलित अनुक्रिया। पिछले आप मेरी वीडियो में आराम से स्ट्रक्चर और चित्र के माध्यम से मैंने पढ़ाया हुआ है, आप उसको अगर देखेंगे मुझे आशा है आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगा। समझ में अगर नहीं आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा, और समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, है ना। और जो नहीं समझ में आएगा आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, अगर मुझे आएगा तो मैं अवश्य बताऊंगा, वरना नहीं आएगा तो मैं किसी से पूछ के ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन बताऊंगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। पावलोव महोदय ने क्या कहा है? पावलोव ने कहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया के फलस्वरूप आदतों का निर्माण करना ही अधिगम है। अब देखो यार, इसमें भी आदत आ गया, हमारे क्रो एंड क्रो में भी आदत आ गया, लेकिन उसमें अनुकूलित अनुक्रिया तो नहीं आया था। ये थोड़ा बहुत तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, क्योंकि पावलोव का सिद्धांत है, अधिकतर सब लोगों को याद होगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव ने। तो ये तो आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलिए आगे हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं उनका सिद्धांत सुनते हैं। थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जी जो हैं, इनका जो सिद्धांत था वो भी मैंने आपको बताया है। थॉर्नडाइक ने अपना सिद्धांत बिल्ली पे प्रतिपादित किया था, है ना। इनमें उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत होता है, इनका अन्य नाम है, और अन्य नाम है मैंने बताए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। तो चलिए, थॉर्नडाइक ने क्या कहा है? उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना तथा उत्तेजना से जोड़ना अधिगम है। क्या कहा है? उपयुक्त अनुक्रिया का चयन करना, अनुक्रिया का चयन करना तथा उत्तेजना से जोड़ना ही क्या है? हमारा अधिगम है। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो है वो है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, लेकिन पावलोव का जो सिद्धांत है वो अनुकूलित अनुक्रिया है। इन्होंने उद्दीपक पे सबसे ज़्यादा जोर दिया है ना। लेकिन जो थॉर्नडाइक महोदय थे, इनका नाम तो उद्दीपक अनुक्रिया था, लेकिन उद्दीपक पे इन्होंने जोर नहीं दिया है। तो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो अनुक्रिया से ही हमने जोड़ा है, क्योंकि उद्दीपक अनुक्रिया इनके ही सिद्धांत में आता है। तो और अगर अनुकूलित अनुक्रिया पूरा लिख के आए तो वो हमारे पावलोव महोदय हैं, और अगर केवल अनुक्रिया आए लिख के तो अनुक्रिया हो जाती है हमारी थॉर्नडाइक। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी कुछ जोड़ के बताइए, कुछ ट्रिक के माध्यम से बताइए, कमेंट करना आप कि इस तरीके से हम अगर इसको रिलेट करते तो और अच्छा हो पाता। तो मैं आगे ज़रूर कोशिश करूँगा कि इस पर ध्यान दूँ। तो चलिए आगे हमारे आते हैं क्रॉनबेक। क्रॉनबेक महोदय, देखिए इनके नाम से एक पक्षी का नाम याद आ गया मुझे, क्रॉन्च। क्रॉन्च एक पक्षी होता है, क्रॉन्च को हम सारस भी कहते हैं, सारस। अब तो सब समझ गए होंगे, क्रॉनबेक से क्रॉन्च याद करो, है ना। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के भाई बहन हैं वो जानते होंगे हमारे राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो वो हमारा क्रॉन्च ही है, यानी सारस ही है। सारस जो है हमारे यूपी का राष्ट्रीय पक्षी है। अब राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है और राष्ट्रीय जानवर कौन सा है, ये आप कमेंट में आप हमें बताना कि यूपी का राष्ट्रीय जो जानवर है वो कौन सा है, वो आप हमें बताएंगे। और हाँ, एक बात और बता दूं, जो ये क्रॉन्च और जो ये सारस है, क्रॉन्च या सारस एक ही को ही कहते हैं, यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? क्रॉन्च ही है जो सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्रॉनबेक ने क्या कहा है? क्रॉनबेक ने कहा है, अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव का परिणाम स्वरूप, अधिगम की अभिव्यक्ति अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। इसका तो मैंने याद नहीं किया है, कोई ट्रिक नहीं बनाई है, लेकिन हम इसको आप मुझे बताना किस तरीके से याद किया जाए, मुझे तो अभी नहीं समझ में आ रहा है, आप बताएंगे तो मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा। क्रॉनबेक ने क्या कहा है? अधिगम की अभिव्यक्ति
अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन के रूप में होती है। तो ये किसने कहा है? क्रॉनबेक। चलिए क्रॉनबेक के माध्यम से हमने और क्वेश्चन जान लिए हैं। जो क्रॉन्च पक्षी है उसको हम सारस भी कहते हैं, वो यूपी का राष्ट्रीय पक्षी है। और यह उड़ने में सबसे बड़ा पक्षी जो कहा जाए वो सारस ही है। चलिए किम्बले जी महोदय आ गए हमारे। किम्बले महोदय ने क्या कहा है? पुनर्वलित अभ्यास के स्वरूप व्यवहार जन्म क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। तो देखिए अब हम इसको किस तरीके से ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। चल हाँ, याद आ गया। किम्बले और हमारे जो क्रिकेटर हैं अनिल कुंबले जी जो हैं वो बहुत समय तक उन्होंने हमारे जो क्रिकेट में बहुत योगदान दिया और वह स्थायी रूप से क्या मतलब अनिल कुंबले जो जी थे वो अभी भी बहुत अच्छे बॉलर हैं, है ना। लड़कियां हैं वो कम मैच देखती हैं। मैं बता दूं अनिल कुंबले जो हैं वह इंडिया के एक बॉलर हैं, बहुत अच्छे बॉलर रह चुके हैं। उनको स्थायी रूप से वो बहुत समय तक हमारे जो मैच में इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो इनको हम स्थायी प्रकृति अगर कहीं पे भी आ जाए तो वो किम्बले या कुंबले से हम रिलेट कर सकते हैं। अब ये क्या आ गया हमारा? अधिगम की प्रकृति आ गई। अभी हमने अधिगम का अर्थ परिभाषा के माध्यम से सीखा। अब हमारा अधिगम की प्रकृति या स्वरूप हम सीखेंगे। जो अधिगम की प्रकृति है वह 5 स्वरूप में बांटी गई है। कितने? 5 दृष्टिकोण हैं हमारे। पहला आता है हमारा व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में क्या कहा गया है? देखो, व्यवहारवाद के जो जनक हैं वो हैं हमारे वाटसन महोदय। ठीक है, वाटसन महोदय के एक बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है उनके द्वारा कि आप मुझे कोई भी बच्चा, नवजात बच्चा है ना, आप मुझे कोई भी नवजात बच्चा लाकर दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, है ना, चोर, डाकू कुछ भी बना सकता हूँ। उन्होंने ये कहा था। तो अगर पूछा जाए कि यह परिभाषा किनकी है तो यह हमारी वाटसन महोदय की है। इन्होंने कहा था आप मुझे कोई बच्चा लाकर दे दो, नवजात बच्चा लाकर दे दो, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू जो आप कहोगे वो बना सकता हूँ। तो इन्होंने ये हमें सोचना चाहिए कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कैसे कह दी थी। तो हमें वातावरण का इन्होंने कहा था कि ये ऐसा वातावरण पैदा करेंगे, ऐसा वातावरण पैदा करेंगे ना तभी तो वो कुछ भी बना पाएंगे। यानी ये व्यवहारवादी थे। अगर व्यवहारवाद के जनक कहे जाएं तो वो कौन है? हमारे वाटसन महोदय हैं। इन्होंने क्या कहा था? चलिए आगे देखते हैं। व्यवहारवादियों का विचार है कि अधिगम अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। मनुष्य दूसरे प्राणी में वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं तथा दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं। देखो, वातावरण पे इन्होंने जोर दिया है व्यवहारवादियों ने। दोबारा हम पढ़ते हैं। व्यवहारवादियों का विचार है कि अधिगम यानी सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। मनुष्य तथा दूसरे प्राणी वातावरण में प्रतिक्रिया करते हैं तथा दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, है ना। यानी व्यवहारवादियों ने कहा है कि हम वातावरण में रहते हैं और कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। अब भाई गेस्टाल्टवादी आ गए। गेस्टाल्टवाद में क्या है हमारा? है गेस्टाल्ट का जो हमारा है कॉलर महोदय। कॉलर गेस्टाल्टवादियों की ही देन है। कॉलर का जो सिद्धांत है अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत, वो इन्होंने कहा है कि अधिगम जो है संपूर्ण स्थिति की प्रतिक्रिया है,
आप पिछले हमारे कॉलर का सिद्धांत देखना, हमारे उसमें सब बताया गया है, बहुत अच्छी तरीके से चित्र के माध्यम से बताया गया है। और मैंने खुद भी डायग्राम हाथ से बनाया था और चित्र भी मैंने बनाया है, उससे आप देखना। इन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने क्या कहा है कि अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रतिक्रिया है। तो यह गेस्टाल्टवादियों के सिद्धांत में कहा गया है। आप कॉलर का सिद्धांत देखेंगे तो आपको तो एकदम कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएगा, कुछ भी याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आ गया हमारा प्रयत्न और भूल का दृष्टिकोण। यह थॉर्नडाइक का सिद्धांत है ना, त्रुटि या प्रयत्न का सिद्धांत यह थॉर्नडाइक का था। यह दृष्टिकोण थॉर्नडाइक की देन है, देखिए लिखा भी है। इनका मानना है कि कुछ व्यक्ति प्रयत्न और भूल के माध्यम से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कोई बच्चा प्रयत्न करता है और वह बहुत त्रुटि करता है, जैसे पूछ लिया है अगर कोई भी बच्चा त्रुटि करता है तो वह किसका माध्यम है, वह उसकी गलती हो रही है, वह कुछ नया सीखेगा या वह कुछ नहीं सीख सकता, है ना। और पूछ लिया है कि यह एक सीखने के लिए प्रारंभिक प्रक्रिया है, तो यह हमारे बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा क्वेश्चन कि जो हमारी त्रुटि है वह सीखने की प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। हम भूल करते हैं, कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, वही इसमें कहा गया है। प्रयत्न करते हैं हम, फिर भूल त्रुटि होती है हमसे, फिर ऐसे ही करके हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। गेस्टाल्टवाद। और फिर हमारा क्या आ गया, हमारा क्षेत्रीय सिद्धांत। कल्ट लेवल का जो क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत है वो कल्ट लेवल का है, मैं आपको बताऊंगा आगे। हमारा क्षेत्रीय सिद्धांत के अनुसार क्या कहा है, कल्ट लेवल ने इसे प्रतिपादित किया था। क्षेत्रीय अधिगम का सिद्धांत पूछा जाए तो वो कल्ट लेवल का है, ठीक है। इन्होंने लिखा था कि अधिगम परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है। जो अधिगम है परिस्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है। वह सीखने में प्रेरणा या अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण हाथ है। यानी जो पूछा जाए कि प्रेरणा या अभिप्रेरणा का सबसे ज़्यादा महत्व किसने बताया, वो हमारे कल्ट महोदय ने बताया था, कल्ट लेवल ने, ठीक है, याद रखना है। कल्ट लेवल ने यार पूछ लिया है क्षेत्रीय सिद्धांत के बारे में सबसे ज़्यादा महत्व किस चीज़ पे दिया गया है, उद्दीपक पे दिया गया है, त्रुटि पर दिया गया है, अभिप्रेरणा पे दिया गया है, या पूछ लिया जाए समग्रता पे दिया गया है, ठीक है। तो उद्दीपक पे जो सबसे ज़्यादा फोर्स किया है वो हमारे थे पावलोव महोदय। पावलोव महोदय ने उद्दीपक पे दिया था। त्रुटि और प्रयास का भी मैंने बताया ही था, थॉर्नडाइक ने दिया है। अभिप्रेरणा का अभी बता दिया कि क्षेत्रीय सिद्धांत के बारे में दिया है। और समग्रता का सिद्धांत भी हमारे कौन थे, कॉलर जी थे। कॉलर जी हमारे जो थे आप कॉलर ने ही तो बताया था संपूर्णता का सिद्धांत, और या कल्ट, है ना, इन्होंने ही बताया था समग्रता। 4 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने ये बताया था इस सिद्धांत, जो हमारे कॉलर का अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत था या समग्रता का सिद्धांत था, वो इन्होंने अच्छी तरीके से मैंने बताया है, आप देखना। एक लास्ट जो है हमारा हॉर्मिक दृष्टिकोण। हॉर्मिक क्या होता है, हॉर्मिक दृष्टिकोण क्या होता है, यह शायद नया होगा। यह मैकडूगल की देन है। मैकडूगल ने किस पे जो कौन सा दृष्टिकोण है, हॉर्मिक दृष्टिकोण है, जिसे मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत कहा जाता है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति कितनी दी थी, 14। मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी थी, 14। हाँ देखो लिखा भी है। यह अधिगम के लक्ष्य केंद्रित स्वरूप पर बल देता है। लक्ष्य केंद्रित स्वरूप यानी हमारा जो लक्ष्य है उस पर जोर कौन देता है, मैकडूगल जी देते हैं। मैकडूगल ने किस पे जोर दिया था, मूल प्रवृत्ति पे दिया था। मूल प्रवृत्ति कितनी है, 14 दी थी। और इनका कौन सा दृष्टिकोण है, हॉर्मिक दृष्टिकोण है। याद हो गया होगा आपको, दोबारा बताता हूँ।
हमारे मैकडूगल साहब थे। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था, जिसमें 14 मूल प्रवृत्तियां दी गई थीं और उसमें सबसे ज़्यादा लक्ष्य केंद्रित पर बल दिया था। लक्ष्य के हमारा लक्ष्य क्या है उस पे जोर दिया था। लक्ष्य को पता होता है तो व्यक्ति जल्दी सीखता है, यही हमारा हॉर्मिक दृष्टिकोण कहलाता है। अधिगम लक्ष्य को सामने रखकर किया जाता है। जो अधिगम होता है, हमारे सामने लक्ष्य है, हमें अध्यापक बनना है। अध्यापक ही बनना काफ़ी नहीं है, एक अच्छा अध्यापक बनना है। हमें अपने देश को आगे ले जाना है। हमारे जो वातावरण में व्यक्ति रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं, उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार करना है। मात्र अच्छा अध्यापक कहलाने से फ़ायदा नहीं है, हमें अच्छा अध्यापक बनना भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे वीडियो में हम फिर मिलेंगे और नया टॉपिक लेके आएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और इसको शेयर भी करें। अगर आप में थोड़ा सा भी कुछ सीखा हो इस वीडियो में तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। आगे वीडियो जल्दी लाऊंगा और आती रहेगी, हमेशा आएगी अब। इसीलिए आप हमारी वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, लोगों में शेयर अवश्य करें ताकि और भी व्यक्ति हैं उनको फ़ायदा मिल पाए। हम सीखते हैं, सिखाते हैं, इसी से ही हमारा वातावरण अच्छा होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।